व्यवस्था को अस्थिर करने के लिए, इस देश के नागरिकों में भय पैदा करने के लिए हिंसात्मक साधनों का सहारा लेते हैं जिससे अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके। अब ये अपने कार्यों को संचालित करने के लिए कुछ न कुछ करते होंगे, तो अपने कार्यों को संचालित करने के लिए किस चीज की जरूरत होती होगी? फंडिंग की, पैसे की। तो आप लोग अखबार में पढ़ते होंगे कि फलां जगह हिंसात्मक घटना हुई जिसकी जिम्मेदारी इस संगठन ने। ये क्या है? ये दिखाया जा रहा है कि जिस उद्देश्य के लिए हमने अपने संगठन को बनाया है उस उद्देश्य में लगातार हम सक्रिय हैं, तो हमें क्या दिया जाए? फंडिंग दी जाए। एक यह होता है। दूसरा, कभी कभी ये दिमाग में नहीं आता होगा आप लोगों को कि यार इतने बड़े वारदात हो गए तो फिर संगठन को जिम्मेदारी लेने की क्या मतलब है? क्यों ले रहा है? सीक्रेट होना चाहिए ताकि सरकार उसके विरुद्ध कोई एक्शन ना ले सके। जैसे गलत काम मैं करता हूं या आप लोग करते होंगे तो ये नहीं कोशिश होगी कि सीक्रेट रहे, होता होगा ना। तो इतने लार्ज स्केल पर टेररिस्ट एक्टिविटीज अगर हो जाए तो क्या ये संगठन के जहन में नहीं होता होगा कि हम अपने आप को छिपा ले जाएं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर सरकारें हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई ना कर सकें? तो फिर ये नाम क्यों अपना देते हैं सब कि इस संगठन ने जिम्मेदारी ली? सुनते होंगे। उद्देश्य क्या होता है कि जिस उद्देश्य के लिए हमें बनाया गया, हमने बनाया है, जिस उद्देश्य के लिए हमें फंडिंग की गई है, हम लगातार उसमें प्रयासरत हैं, तो वो फंडिंग लगातार हमें मिलती रहे। एक और दूसरा, जब किसी देश के भीतर गैर राज्य कार्यकर्ताओं के द्वारा आतंकवादी गतिविधियां संचालित की जाती हैं तो संचालित करने के लिए वो क्या करते हैं? तो देखते होंगे आप, हथियारों की तस्करी भी होती है, मादक पदार्थों की तस्करी होती है, जो क्या उसको बोलते हैं, जो वन्यजीव उत्पाद में जो शब्द लगा रहता है, जो बहुत बहुमूल्य होते हैं, वाइल्ड लाइफ जो होते हैं। देखते होंगे ना कि कोई नस्ल की कस्तूरी हो, ऐसे एक बात मैं कह रहा हूं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी मांग बहुत होती है। किस चीज की? उसके चमड़े की। उसकी तस्करी करते हैं, सब मार दिए और चमड़े की तस्करी कर रहे हैं। तो ये क्या है? धन प्राप्त करना है। तो आज विश्व के जितने आप देखेंगे कि जो आतंकवादी संगठन हैं, देश के अंदर हैं, देश के बाहर हैं, कहीं ना कहीं से उनके बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप देखे होंगे कि विश्व में अलकायदा था जिसके सामने सारे संगठन बौने हो गए थे, तो जो नौजवानों का जो ग्रुप था वो किधर आकर्षित होने लगा? तो उनको देने के लिए चाहिए तो वित्तीय स्रोत भी तलाशेगा। आज आईएसआई है, अलकायदा के जगह पे आ गया, इंडियन मुजाहिदीन आ गया, लश्कर तोयबा आ गया। तो ये जितने इस प्रकार के संगठन है वो सारे के सारे संगठन आपस में क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं। किस लिए? फंडिंग के लिए। वही सवाल पूछा है, हल्का सा दिमाग घुमा दोगे, सवाल कर ले जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये तो बड़े, अब हम अंदर आ जाएं। जैसे मान लीजिए कि पूर्वोत्तर के राज्य हैं, चाहे उल्फा हो या पीपुल्स वार ग्रुप हो या नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम का दूसरा गुट हो, म्यांमार, भूटान, चीन, बांग्लादेश समर्थन देता है। क्यों देता है? ताकि भारत में अस्थिरता पैदा करें, देश के आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती पेश करें। तो जब ये कार्य करेंगे तो उसी अनुसार इनको फंडिंग मिलती है। जब नहीं करेंगे तो इनको नहीं मिलेगी और दूसरे को पकड़ में आई बात। एक एक उदाहरण करके पॉइंटर्स में मारते भाग जाओ। यूपीएससी के एग्जाम में ट्रेडिशनल सवाल पूछता है तो करंट से रिलेटेड भी पूछता है आपसे।
तो कभी भी मकान जब बनता है तो मकान बनाने के लिए नींव का होना जरूरी होता है। नींव जानते रहो, बाकी आप बना जाओगे। हल्का सा मोड़ना है, बस हल्का सा मोड़ देना है। कल भी आप लोगों ने सवाल का जवाब लिखा, मैं देखा नहीं हूं, रखा हूं, सैटरडे को देखूंगा। और आज भी लिखे हैं। तो अब लिखने में थोड़ी सी अच्छी चीजें देखने को मिल रही हैं। लिख रहे हैं आप लोग, तो हल्का सा अब क्या करो, स्पेलिंग पे फोकस कर लो। अब सारे लोग लिखे, अच्छा लिख रहे हो आप, स्पेलिंग पे फोकस कर लो। मैंने कहा था ना कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ सबसे बेहतर होती है। शुरू में आपकी स्पेलिंग नहीं चेक की जाती है। शुरू में ये नहीं देखा जाता कि बच्चा टेढ़ा दौड़ रहा है कि सीधा दौड़ रहा है, पहले दौड़े तो उसके बाद सिर्फ सही किया जाता है। तो जब अब आप कॉन्टेंट्स आपके पास हैं और रिच कॉन्टेंट्स आपके पास हैं, लिखने की शैली भी आपके पास हो गई, अब क्या करना है, सुंदर बना दो, खूबसूरत कर दो, अपने आप नंबर देगा। अब खूबसूरती में अब जैसे मेरा बाल देख रहे होंगे आप, कैसा लग रहा है? हमें बहुत बुरा लग रहा है, बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ है। किससे बिखरा हुआ है? हवाओं से। रास्ते में आ रहा था, अब इसी को थोड़ा सा संवार दीजिए, अच्छा लगेगा। बाल वही है, हल्का सा। आप लोग तो बैठे हैं, देखिए, सब अपना अपना सोचें, संवार के बैठे हैं सब। इंटरव्यू फेस करने जाएंगे तो संवार ही के जाते हैं ना। क्या उद्देश्य होता है? उसको प्रभावित करना, हो या ना हो, प्रभावित हो जाए, मेंबर है। नहीं, प्रभावित करना होता, निश्चित रूप से प्रभावित करना होता। किस लिए? नंबर पाने के लिए। वैसे ही सोचिए आप, 1-2 दिन पहले से मसाज, 15 दिन पहले से मसाज चलवाता है, थोड़ा सा चमक आ जाए, नेक बढ़िया से बनाता है आदमी, स्काई शर्ट होती है, नेवी कलर की पैंट्स पहनते हैं आप, वी आकार की शूज लेते हैं आप, लेस वाली। और जिस कलर का शर्ट होता है, याद रखना है, जिस कलर का शर्ट होता है उसी कलर के शूज भी होने चाहिए। ये जानते रहो, हमेशा ध्यान रखना। और जिस कलर का शूज होना चाहिए उसी कलर का बेल्ट होना चाहिए, ध्यान रखना। ब्लैक शूज है, ब्राउन कलर की कभी बेल्ट लगाना मत, जाहिलियत की निशानी होती है, कभी इसके अंदर वो सेंस डेवलप नहीं हुआ। तो जिस कलर का शूज वैसा बेल्ट, जिस कलर की शर्ट वैसे सॉक्स। और उसके बाद से आप जाते हैं, कुल अंडा कुल लगा होगा कि कई दिन के चमकने के लिए नहीं, अफेयर करने जा रहे हो, मोहब्बत करेंगे, सारी बातें उसके सामने रख देंगे कि मेरे अलावा किसी को और न देखे। ये सब करने के पीछे उद्देश्य है नंबर पाना, बस प्रभावित हो जाए, आपको मार्क्स दे दे। तो वहां पर इतनी तैयारी आप कर रहे हो, लिखने में भी तो दिख जाए। बार बार मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जब भी लिखें, इस बात को आधार बनाकर लिखें कि हमें नंबर पाना है। हमें प्रसन्न करने के लिए नहीं है, अपने खुश होने के लिए मत लिखो। आप नंबर पाने के लिए लिखें। जब नंबर पाने के लिए लिखेंगे तो जब जितने लेटर आपके सामने आएंगे ना, अशुद्धियां नहीं होंगी, आपको लगेगा ये गलत है, इसका इंपैक्ट गलत पड़ेगा। तो अब वो टाइम आ गया है कि उस पर आप लोग फोकस करें कि कहां पे खड़ी पाई लगाना है। जब वाक्य एक है तो बीच में खड़ी पाई नहीं होना चाहिए। खड़ी पाई वाक्य को अलग कर देता है। राम जाते जाते थक गया, किंतु। अब राम जाते जाते थक गया, खड़ी पाई लगा दिया, उसके आगे लिख रहे हो किंतु, तो वो अलग लाइन कहानी बयान करेगा। ये सब शब्द जो होते हैं, किंतु, परंतु, तथापि, अतएव, यद्यपि, ये सब संयुक्त वाक्य के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इनके बीच में कभी खड़ी पाई ना लगाइए। ग्रामर के लिहाज से ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। और हिंदी में आप लोगों को नंबर कटेगा। बच्चों को सुनते होंगे कि हिंदी में क्या हुए, डिस्क्वालीफाई हो गए। क्यों हुए? लिखे सब सही थे लेकिन ग्रामर के लिहाज से सही नहीं लिखे थे, वहीं पे गलतियां होती हैं। बहुत से ऐसे शब्द आप लोगों के बीच आ जाएंगे
जिसको आपको शुद्धिकरण करना होता क्वालिफाइंग के लिए। अब लिखा रहेगा तो आपको लगेगा कि सब सही लग रहा है, इसमें गलत कहाँ है, वही पकड़ना है। 5 नंबर का आता है, 5 या 10 का होता होगा शायद। मेरे समय में तो 5 नंबर का आता था, अभी भी है, 5 का है। अब आपको एग्जैक्ट मालूम है, फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्जैक्ट आपको मालूम है कि शुद्धि अशुद्धि से 5 नंबर का आएगा। क्लियर कर लो, उसको तैयार कर लो धीरे धीरे। प्रत्यय उपसर्ग से 5 नंबर का आएगा, तैयार कर लिया। मुहावरा से 5 आएगा या 10 आएगा, तैयार कर लिया। अनेक शब्दों के स्थान पर भी एक शब्द, वो भी 5 या 10 का आता है। जो हमको एग्जैक्ट मालूम है कि ये आएगा ही आएगा, उसी को अवॉइड करते चले जाते हैं, और नतीजा होता है कि वो भार पड़ने लगता है फिर। और जब मेंस का एग्जाम लिखोगे और सारे पेपर खूब अच्छे हो जाएंगे ना, और जब इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे ना, तो इतना बड़ा प्रेम पत्र आएगा कालिदास का कि मैं तुमको देखा तो तुम्हारी आंखों में डूब गया था, फिर डूबने को मन कर रहा है। कहां मिलोगे ऐसे ही लेखन शैली के साथ? तो कोशिश हमेशा हो धीरे धीरे। उद्देश्य है कि अपने लाइफ स्टाइल में हिंदी को रोज आधा घंटा शामिल कर लो, कभी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप तैयार होते चला जाएगा। हम करते क्या कि छोड़ देते हैं, अहमियत नहीं देते। पूरे के पूरे नींव में एक ईंट भी अगर खराब हो जाए ना, दरक जाएगा नहीं। तो धीरे धीरे करते हो, धीरे धीरे जाओ आप। आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को 2015 नहीं 2022 तक लेके चलूं, जहां तक प्रोग्रेस हुआ है, कहां हम सफल हुए, कहां पर आज भी हमें प्रयास करनी है। ठीक है? और सीक्वेंस ना तोड़िएगा, सीक्वेंस मत तोड़ना। कल मैंने आप लोगों से बात कहा कि इस पूर्वोत्तर भारत में जो उग्रवाद पैदा हुआ, अलगाववाद पैदा हुआ, अलगाववाद का अर्थ होता है देश से अलग होना, उसका उग्र रूप अलग होना होता है। और एक अलगाववाद का अर्थ होता है एक राज्य से दूसरा नए राज्य की मांग। ये होता है। बहुत मत खाओ, नुकसान करता है। बादाम वादाम 3 खाया करो, 5 खाओ, उससे ज्यादा मत खाओ। और छील के, वो कभी नुकसान नहीं करेगा। कभी कभी हम लोग, मैं भी बहुत उत्साही आदमी हूं, कभी कोई पॉकेट में भरे रहते हैं 20-30 खा लेता हूं, तो वो नुकसान करता है, फायदा नहीं करता है ना। तो बादाम खूब खाइए आप लोग, लेकिन 5, ज्यादा नहीं, और रोज खाओ। उससे क्या होगा, मेमोरी भी शार्प होती है और चेहरे की चमक भी बनी रहती है। और कम से कम दिल्ली में रहोगे तो बाल नहीं झड़ेगा, बाल झड़ने की को रोक देता है वो, क्या, बादाम। और बेहतर हो कि पड़ोसी का मिल जाए, और सही है। तो 5 की जगह 10 खा लो। तो मैंने आपसे कहा कि जो अलगाववाद है, टर्म को आप बखूबी समझ लें। अलगाववाद का एक अर्थ होता है कि ये एक स्टेट है और ये इससे अलग होना चाह रहे। एक अलगाववाद ये होता है, और इसका एक्सट्रीम रूप ये होता है कि हम एक पृथक देश, संप्रभु देश की मांग करने लगे, जैसे खालिस्तान मांग करता है, पंजाब को अलग देश बनाने की मांग करता है। ठीक वैसे ही जिस नागालैंड में मूवमेंट की शुरुआत हुई, वो पहले पृथक नागालैंड की मांग करता रहा, लेकिन जब उसकी मांग को पूरा कर दिया गया तो ग्रेटर नागालैंड की मांग करने लगा। और उस ग्रेटर नागालैंड में थीम क्या है, संप्रभु देश। तो अलगाववाद का एक अर्थ एक राज्य में एक और राज्य बनाना,
और जब यह उग्र रूप धारण करता है तो अलग देश की मांग होती है। तो देखिए, इसी वजह से उग्रवाद लिखा हुआ है। पूर्वोत्तर में इन समस्याओं के कारण क्या थे, सीक्वेंस आज मत तोड़िएगा, कल जो पढ़े थे उसको भूल जाइए। इसका कारण आप लोगों को मालूम था? कोई भी आप में से एक अगर अपने आप में आत्मविश्वास को भरना चाहते हैं तो आप में से कोई भी जो बताना चाहें कि पूर्वोत्तर में जो उग्रवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद दिखा, वो क्यों दिखा, उसका कारण क्या था, तो आप बता सकते हैं? गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, जातीय संघर्ष, सांप्रदायिक संघर्ष, सामाजिक उदासीनता, जागरूकता की कमी, प्रभावी नेतृत्व का अभाव, आधारभूत ढांचा विकसित न होना, अप्रत्यक्षता, विदेशी सहायता, सहयोग आदि। कुछ छूटा है? कुछ छूटा हो तो जोड़ लीजिएगा आप लोग। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। भाषाई संघर्ष, ये सब इसके कारण थे। और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आज ये कारण मौजूद नहीं है। ये सारे कारण आज भी हैं, कुछ कम हैं, लेकिन इनकार नहीं कि ये सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। तो पूर्वोत्तर में उग्रवाद फैलने के ये कारण रहे। अब शुरुआत कहां से हुई? तो जो ये 7 मैंने बोला था आपसे, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, 7 हो गया। सिक्किम भी ले लीजिए, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, और क्या नाम है उसका, कूच बिहार। पूर्वोत्तर की सारी समस्याओं का अर्थ होता है यहां पर समस्या। जैसे ही नॉर्थ ईस्ट की बात आए, ये सब आपके जहन में आए कि अच्छा इसकी बात हो रही है। हमने 3 को अंडरलाइन किया है, 3 को अंडरलाइन किया है। वो स्लाइड नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता आप लोगों को। मिल जाएगा गूगल पे, इस पे दिखाना मजा थोड़ा सा सजीव हो जाता है। रात में मैं सोच हमको नहीं मालूम है, इस सब के मामले में एकदम जाहिल हूं, नहीं आता।
कि कैसे लाया जाएगा। और बेहतर तो ये होता कि मैं कूदा कूदा दिखाता आपको कि देखो यहां से कैसे चला रहे हैं सब, तो मजा आ जाता है। ये वो सीन होता है जिसमें चित्र के थ्रू दिमाग में बातें बैठ जाती हैं। तो हाँ, अब कहाँ से गूगल से हम ढूंढें? चलो आप लोग देखो ना, गूगल निकाल के देखो, हमको क्या बोल रहे हैं? हाँ? कहाँ से? इसमें आ जाएगा। इससे कनेक्ट करो। हाँ, मुझसे कनेक्ट होइए। फायदा ही है, नुकसान नहीं है, जान लो। तो पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का सेंस होता है ये वो इलाका है जहां के बारे में मैंने आपसे बोला था कि 100 से अधिक आदिवासी समूह हैं और ज्यादातर यहां पर मंगोलाइट पाए जाते हैं। ब्रैकीफेसस फेसल कहते हैं। पूरे विश्व में 6 क्लासिफिकेशन है जातियों की, जनजातियों की। क्या क्या बताया था? पूरे विश्व में, बोलो एक, चलो मेडिटेरियन हो गया, मेडिटेरियन हो गया, मंगोलायड हो गया, निग्रिटो हो गया, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। कितने हो गए? 1 2 3 4, और वो क्या नाम है उसका? मेडिटेरियन हो गया, मेडिटेरियन, मंगोलाइड, निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, और उसको क्या बोलते हैं जो बड़े बड़े सिर वाले होते हैं सब? ब्रेकीसेफल। सेफल 5, एक छूट रहा है। कल बोला था आप लोगों से, यही वाला याद नहीं आ रहा था। पहला नंबर पर क्या आता है? पहले नंबर पर क्या आता है? जो भी आता हो, ये आखिरी है नार्डिक। ये 6 होते हैं पूरे विश्व में, जो ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते होंगे, एक सीक्वेंस कहा जाता है। इसमें से ज्योग्राफी से जब सवाल इससे बनाता है ना, तो लगता है आदमी चकराने हैं। तो कम से कम इतना आप लोगों को नॉर्मल आइडिया होना चाहिए कि भारत में कौन कौन से पाए जाते हैं। पूरे पूर्वोत्तर भारत में जो जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, कौन पाया जा रहा है? हाँ, पूरे पूर्वोत्तर भारत में यही पाए जाते हैं। जिनकी विशेषता आप लोगों को बताया था मैं कल क्लास में, तो कोई नहीं है जिसका उदाहरण दूं। कोई है? देख लें एक बार, हो सकता है कोई मिल जाए। कोई नहीं है, कोई नहीं है। थोड़ा सा नहीं, साक्षी भी नहीं मिल रही है। वहां का रहने से ये नहीं कह सकते कि मिलना है। मंगोलाइड का मतलब होता है कि आप देखेंगे कि ये एकदम ऐसे रहेगा। आलू देखे हो तो आलू का मतलब गाल, आलू का अर्थ ले लो गाल, और उस गाल पे आप लोगों की आलू की आंखें दिखेंगी फटी फटी। ये उभरा होता है, ये उभरा होता है। अब बालें एकदम ऐसे होती हैं, जो बाल होगा सिर का एकदम ऐसे, कंघी करोगे जगह पे आएगा ही नहीं। फिर भैया आ गए, देखो ध्यान, हम इधर बता रहे हैं कि भैया की तरफ दे रहे हैं। टाइम लगेगा, वेस्ट होगा। पूर्वोत्तर को आप ला सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट को। हाँ हाँ, असम, नागालैंड, फलाने ठिकाने लगा देंगे। अच्छा, कोशिश कीजिएगा, तब तक मैं आ रहा हूं। हाँ हाँ, मैं इसके एक लाइन नहीं बढ़ सकता,
बिना लिखे मैं पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक डिस्क्लोज ना हो, डिस्प्ले ना हो, तब तक मजा नहीं आता। तो ये सब नेट से चल रहा है। इसमें है नेट, तो इसमें कैसे नेट आ जाएगा? हाँ, अच्छा, सब मोबाइले में आता था, इसमें भी आने लगा। नॉर्थ ईस्ट दिखा दीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट सब एक साथ हो। असम नहीं, पूरा 7 सिस्टर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट वाला। हाँ, नॉर्थ ईस्ट लिख देंगे, आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट लिखा है ऊपर। हाँ, अरे नॉर्थ ईस्ट का मतलब ही इंडिया होता है। हाँ, कोई भी दे दीजिए। ये कहीं और का दिखा रहा है ठीक। हाँ हाँ ठीक। ये न्यूयॉर्क है। करो तुम, छोड़ो उन लोगों को, छोड़ो। ये देख रहे हो ना बेटा, ये देख रहे हो ना? हाँ, डिस्टर्ब करते हैं सब। हाँ, लोग हम दोनों को डिस्टर्ब ये सब करते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, फिर वहां पे आना होगा तो कैसे? अच्छा अच्छा, नोट पे बीच वाला, सही है। अब यहां दबा देते, फिर बीच वाला दबा के ले आऊंगा। आ गया ना? ठीक। तो ये मंगोलायड हैं, और इस मंगोलायड समूह में देखो थोड़ा बहुत लग रहा है कि इस क्लास में कोई नहीं दिख रहा है, और जो दिख रहा है नाम लेना ठीक नहीं है। तो कम से कम एक बार अपना देख लें। आंखें एकदम ऐसे ऐसे लगेगी, लगेगा कि आंखों में सदैव कीचड़ भरा है। अच्छे लगते हैं देखने में, अच्छे होते हैं, लेकिन गंदे बहुत रहते हैं, बहुत गंदे रहते हैं। तो ये वो इलाका है जहां पर 100 से अधिक आदिवासी समूह। तो जाहिर सी बात है कि जब 100 से अधिक आदिवासी समूह होंगे तो उनकी भाषाएं भी बहुत होंगी। एक भाषा तो होगी नहीं, अनेक भाषा होगी। अब आप लोग पकड़ो, अनेक भाषा होगी। चलिए, परंपराएं भी होंगी। एक, अनेक, ये भी होगा नहीं। मल्टी कल्चरल सोसाइटी का उदाहरण कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट को। बहुसांस्कृतिक समाज कहते हैं नॉर्थ ईस्ट को। बहुसांस्कृतिक समाज का अर्थ ही होता है ऐसा समाज जिसमें एक ही संस्कृति के लोग नहीं बल्कि कई संस्कृति के लोग होते हैं। बहुसांस्कृतिक, जो आज 21वीं शताब्दी में आइडियोलॉजी आपके सामने चल रही है। सोसाइटी अगर पढ़ा रहे होंगे कोई, तो उसमें देखना मल्टी कल्चरल सोसाइटी जरूर होगा, बिना उसके अधूरा होता है विश्व को जानना। अब ये बहुसांस्कृतिक समाज का मतलब ये हुआ कि इसमें अनेक संस्कृति के लोग, तो जब अनेक संस्कृति के लोग होंगे तो उनके रहन सहन अलग होंगे, खान पान भी अलग होंगे, उनके रिचुअल्स भी अलग होंगे, उनकी मान्यताएं भी अलग होंगी, मूल्य भी अलग होंगे। उसी को हम कल्चर बोलते हैं, उसी को संस्कृति बोलते हैं। अनेक संस्कृतियां भी हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ये सारे के सारे लोग जो दिख रहा है, ये शेष पूरे भारत से एकदम कटे हुए थे। आज मैं आप लोगों से साथ इंटरैक्ट इसलिए हो पा रहा हूं क्योंकि मैं जिस रूप में अपनी बात को संप्रेषित कर रहा हूं वो आप समझ रहे हैं। अब मैं किसी ऐसे भाषा का इस्तेमाल करूं जो आपके पल्ले ना पड़े, तो हमारे और आपके बीच में इंटरैक्शन नहीं हो सकता। तो जब मेरे और आपके बीच में कोई अंतर संबंध स्थापित नहीं हो सकता, तो कोई राजनीतिक संबंध भी नहीं होगा, कोई सामाजिक संबंध भी नहीं होगा, कोई सांस्कृतिक संबंध भी नहीं होगा, कोई धार्मिक संबंध भी नहीं होगा, कोई भौगोलिक संबंध भी नहीं होगा, कोई सांस्कृतिक अर्थात व्यवसायिक संबंध भी नहीं होगा। होगा? हम लिख दे, नहीं इस पे नहीं, इतना तो हमको पता है, उस पे लिख दूंगा। इसके वजह से क्या था कि ये शेष भारत से
अलग थे। शेष भारत के साथ इनका कोई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, व्यावसायिक, संबंध नहीं था। ये इस धरोहर को लेकर आगे बढ़ रहे थे। यानी सारी की सारी ये बातें यहां पर देखने को मिल रही थी। अंग्रेजों के शासन की शुरुआत हुई, फिर देखना कैसे मूवमेंट बढ़ेगा। अंग्रेज, और उसके वजह क्या है, कल मैं पढ़ा जरूर गया, लेकिन एक रत्ती भी 100 रुपया में से अगर आप कहें कि 100 नंबर में से कितना कल आप नंबर अपने आप को देते, तो हमें लगता कि हम 1 नंबर भी ना दे पाते। ये सारी की सारी विशेषताएं यहां पर मौजूद थी, और इन्हीं विशेषताओं के बीच ब्रिटिशर्स आए और भारत पर उनका शासन हुआ। कलर और इसी से ना, ये कलर लेते हैं। अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई। अंग्रेज वाकई में बहुत स्मार्ट थे, और आज भी बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। सांस्कृतिक रूप से हमसे बहुत मजबूत हैं वो सब। ये भारत में शासन इनकी शुरू हुई, और सबसे बड़ी चीज क्या इसने किया कि इन लोगों के सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति अपना ली है। कि जो इनकी राजनीतिक व्यवस्था थी, जिसके अनुसार ये लोग आपस में शासन करते थे, कोई छेड़छाड़ नहीं। सामाजिक व्यवस्था में जो परंपराएं थी, यानी हम जो सामाजिक जीवन अपना निर्वाह करते हैं, किसी न किसी परंपरा के अनुसार करते हैं। आप लोग निकलते होंगे कमरे से आप लोग निकलते हैं, नहा धुल के निकलते हो, मतलब कोई जरूरी नहीं रोज नहाना, शुद्ध रहते होंगे तो नहा के निकलते होंगे, तो पूजा पाठ करते हो। ये क्या है? सामाजिक व्यवस्था है हमारी। उस सामाजिक व्यवस्था में हम धार्मिक मान्यताओं को मानते। सरकार उसी दिन कोलैप्स हो जाए जब हमारी धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप करने लगे। तो सामाजिक व्यवस्था में भी कोई हस्तक्षेप नहीं। जैसे ये आर्थिक जीवन यापन कर रहे थे, उसमें भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन थे स्मार्ट थे संघ में। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, हस्तक्षेप की नीति अपनाई और भेज दिया यहां पर ईसाई मिशनरीज को, और उन्हें प्रमोट भी किया। और उन्हीं के प्रमोशन का यह नतीजा है कि वहां पे आपको आज चर्च दिखते हैं। देखे हैं आप लोग? स्कूल भी इन्होंने खोला, हॉस्पिटल भी खोला। सोच लो आप लोग, चर्च ठीक वही कि आज भी ये तरीका फॉलो करते हैं ये लोग। बसेस में मैं सारे लोगों को नहीं कह सकता, उसमें भी अच्छे लोग हैं, बुरे हर जगह हैं, अच्छे हर जगह है।
आज भी मिशनरीज के स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम सारे लोग पढ़ते हैं। ये बसेज में जाते हैं तो अचानक किसी खतरनाक जगह पर रोक देंगे बस को, बच्चों में एकदम बचाओ बचाओ। फिर एक एक करके बच्चे से पूछते हैं किसकी पूजा करते हो, बजरंग बली की। तो कौन है? तो भगवान ने, फलाने भगवान ने। तो प्रार्थना करो बस स्टार्ट हो जाए। बच्चा प्रार्थना करता है, ईश्वर उसकी बात सुनता नहीं है, बस स्टार्ट ही नहीं होती है। करते कराते सारे धर्म के बच्चों से ये चीजें पढ़वाई जाती हैं, और लास्ट में क्रिश्चियन का बच्चा होता है, उसे कहा जाता कि क्राइस्ट की पूजा करो, उनसे बोलो हेल्प मी। और जैसे ही वो बच्चा बोलता है हेल्प मी गॉड, तुरंत बस स्टार्ट साइकोलॉजिकली वार कर रहा है बच्चे के जहन पर कि जिसको तुम मानते हो उसके पास पावर नहीं है, हमारे पास है। ये घुस गए सब। जब चर्च यहां पर स्थापित किए तो जाहिर सी बात है कि बहुत सादा था। आप लोग सुने होंगे कि जब अंडमान निकोबार द्वीप पर या दमन द्वीप पर इधर आजादी मिली, और आजादी के मिलने के बाद इस बात की आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान भेज दे अपने सैनिकों को, और सही कहा जाता है कि कुछ मिनट की देरी अगर होती तो पाकिस्तान भेज चुका होता है और उस पर कब्जा हमारा नहीं होता है। तो जब हमारे देश के सैनिक वहां गए और अपने देश का झंडा गाड़े, तो आदिवासी उनको क्या मालूम ये झंडा क्या है? तो उनको तो समझ में आता है कपड़ा है। तो पूछे भी होंगे कि ये क्या है, अपनी भाषा में जो भी कहे हो, ये क्या है? तो ये भारत का झंडा। ये भारत क्या होता है? ये भारत क्या होता है? तो संक्षेपण में ये बातें कही होंगी कि अब तुम उसी के अंदर हो, भारत में ही हो। अब आप सोच लीजिए किस लेवल पे वहां पे लोगों में अवेयरनेस होगी, जागरूकता होगी। कुछ नहीं समझते थे, अपने आप की दुनिया में रहते थे। और ऐसे अपने आप की दुनिया में रहने वाले लोगों के सामने जब चर्च बनाया गया होगा तो निश्चित रूप से अपने मोनोथिस्ट के बारे में बताया गया होगा कि हमारा ईश्वर ऐसा है जिसके दरबार में सभी जा सकते हैं। उनके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं होगा, स्कूल खोले होंगे। तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल भी मिल गया तो इनके नजदीक आए होंगे। सामाजिक व्यवस्था में बदलाव हुआ। यह सब करने के उपरांत क्या दिख रहा है आपको? इनकी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। नए नए विचारों को जानने का अवसर हुआ। जानेंगे, नए विचारों को जानेंगे। लेकिन जो नए विचार जान रहे हैं, जिसको हम आप नया विचार कहते हैं, आधुनिक विचार, वो आधुनिक विचार वो हमारा नहीं था। जब इन लोगों से इनका संपर्क हुआ तो आपके नोट्स में लिखा होगा कि ये आधुनिक विचारों से अवगत हुए। सोचना यह है कि वो आधुनिक विचार हमारे नहीं थे। वो आधुनिक विचार किसके थे? अंग्रेजों के थे। तो अंग्रेज अपनी मान्यताएं इनके दिमाग में स्थापित कर दिए। नतीजा क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन से ये अपने आप को अलग कर लिए। सफल हुए सब अंग्रेज। ये पूरे के पूरे इलाके की बात मैं कर रहा हूं कि जब यहां पर सामाजिक व्यवस्था में बदलाव हुआ तो लिखता है, पढ़ेंगे आप लोग, लिखेगा कि आधुनिक विचारों को जानने का आराम से हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा। और कभी कभी ऐसे रंग से न लिखूं तो फिर दोबारा कैसे पढ़ेंगे सब? हाँ, सामाजिक व्यवस्था में बदलाव हुआ। नए विचारों को, मैं यही बोलता हूं कि थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाओ आप लोग।
है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, बस चीजों को पकड़ लेना है। सोशल सिस्टम में बदलाव, और बदलाव का अर्थ होता है कि नए नए विचारों को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। अब नए विचार का सेंस भारत के विचार नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के विचार थे। जाहिर सी बात है कि जब अंग्रेजों से इंटरैक्ट होंगे, अंतर संबंध स्थापित होगा, तो उन्हीं के विचार को जानेंगे, तो उनके लिए नया विचार लिखा जाएगा, आधुनिक विचार लिखा जाएगा। तो आधुनिक विचारों से ये परिचित हुए। परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेजों की नीति सफल हो गई और इनको नेशनल मूवमेंट से अलग थलग कर दिया गया। अपने आप अलग हो गए सब, अपने आप अलग हो गए। तो इन लोगों को अंग्रेज अच्छे लगे होंगे ना, कि कितने अच्छे अंग्रेज हैं, चर्च भी बना दिए, स्कूल भी बना दिए, हॉस्पिटल भी बना दिए, और हमारे इंटरनल इश्यूज में कोई इंटरफेयर भी नहीं कर रहे हैं। हम जैसे जीवन यापन करना चाहते हैं करने भी दे रहे हैं। हमारे जो वन है, उन वनों का इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हमारे जो खनिज पदार्थ हैं उसका भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अंग्रेज है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। कितना अच्छा है, अच्छा नहीं लगेगा? इस सोच का विकास हुआ और नतीजा यह हुआ कि जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद ये सारे के सारे लोग, मैं कह सकता हूं, अपने आप को इस देश का पार्ट नहीं माने। वो भावना ही विकसित नहीं हो पाई। इतना आया, वो भावना विकसित नहीं हुई। अब इसके मेन कारण मैं लेके आ रहा हूं आपको। ये सब तो खैर है ही है। पूरा असम दो भागों में था। पूरा असम कह रहा हूं, पूर्वोत्तर। इसमें है नहीं तो मैं दिखाता। हाँ ठीक है रहने दीजिए। अच्छा, इस पे करना होगा। ठीक है। नहीं अब कुछ नहीं करना है, नहीं कुछ नहीं लिखना है, ऐसे रहने देना है। ये देखिए पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट है। और यह नॉर्थ ईस्ट, उठना नहीं, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट जिसे सेवन सिस्टर कहते हैं, दो भागों में था। एक असम और दूसरा नेफा। यही था ना, नॉर्थ एंड ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था। यहीं से चीजों की शुरुआत है, बस यहीं से शुरुआत हुई है। ये जो था यूनियन टेरिटरीज था, नेफा, नॉर्थ एंड ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और इसको लेकर कभी भी अशांति नहीं बनी रही। हमेशा इस इलाके में, मैं दिखा रहा हूं कहां है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा दिख रहा है। बहुत सही, हम भी चला दिए। हाँ, ये पूरा का पूरा इलाका निफे के रूप में था, लेकिन यूनियन टेरिटरीज था। और यूनियन टेरिटरीज का मतलब सीधे भारत सरकार का नियंत्रण। थोड़ा सा इस्तेमाल कर लो। किसी भी संघ शासित प्रदेश में देखेंगे तो राज्यों के तुलना में वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, बेहतर होता है। वजह उसका कि डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है केंद्र सरकार का। स्थानीय राजनीति वहां पर नहीं हो पाती, क्योंकि सामरिक स्थान होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लिहाज से हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, इसलिए केंद्र सरकार अपने नियंत्रण में रखती है। तो इसलिए यहां पर अशांति पैदा नहीं हुई। नतीजा क्या हुआ कि नेफा को
राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया, बना दिया गया। तो अरुणाचल प्रदेश से आप लोगों को इस प्रकार की समस्याएं सुनने को नहीं मिलती होंगी। समस्या का मूल केंद्र था यही असम। इसके अलावा जितने ये क्षेत्र दिख रहे हैं सारे के सारे असम के प्रशासनिक नियंत्रण वाले क्षेत्र थे। यानी सारे क्षेत्रों पर किसका नियंत्रण था? असम का। ये सारे जो क्षेत्र दिख रहे हैं एक्सेप्ट इसको छोड़कर, ये जितने क्षेत्र दिख रहे हैं प्रशासनिक नियंत्रण वाले क्षेत्र थे। और यहीं से समस्याएं पैदा हुई। जो भी आज हमारे सामने नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स हैं वो इसी से पैदा हुई हैं। असम के प्रशासनिक नियंत्रण वाले क्षेत्र में विभिन्न आदिवासी समूह, कौन? ट्राइब्स हैं, और उनकी संख्या अधिक, बहुमत में। आदिवासी बहुमत में। नतीजा क्या हुआ कि खेल शुरू हुआ। तो इनके नेता भी होंगे सब? नहीं, इनके नेता भी, लीडर भी होंगे। इन्हीं का एक लीडर था, फिजो जिसको बोलते हैं आप लोग। फिजो कहां पर? ये नागालैंड, ये है ना, ये नागालैंड है। और इसमें कौन सा कलर यूज है? ब्लू। ब्लू करता हूं, चल जा। ये देख लीजिए ना, कुलदीप सर से बढ़िया बनाए होंगे ना तो बताना। बना के दिखाने कुलदीप सर ऐसे। नहीं, खूबसूरत नहीं है। खूबसूरत क्या, जैसे है वैसे बनाया हूं। जैसे है एकदम वैसे बना दिया मैंने। ये इसलिए बोल रहा हूं दिखा के कि प्रीलिम्स में पूछेगा तो कर ले जाओगे आप लोग। कभी कभी यूपीएससी में किसी स्टेट का नक्शा दे देता है और आपसे पूछता है कि किससे संबंधित है। तो इसलिए ज्योग्राफी की पढ़ाई एटलस से अच्छी कही जाती है। जब पढ़ें तो उस स्टेट का नक्शा कम से कम दिमाग में सेट कर लो। तो ये तो हो ही गया होगा। किस टाइप से लग रहा? ऐसे जैसे भी लग रहा हो। यहां पर एक नेता था फिजो, नागालैंड में। और राजनीतिक महत्वाकांक्षा देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण इस फिजो ने एक अलग नागालैंड बनाने के लिए आंदोलन शुरू किया। जाहिर सी बात है कि इसके दिमाग में होगा कि नागालैंड बन जाएगा तो मैं भी फलाने ठिकाने होऊंगा। यही ना पॉलिटिकल एम्बिशन होता है। पृथक नागालैंड बनाने के लिए इसने 1947 यानी देश के आजादी से पहले, ठीक पहले मूवमेंट शुरू कर दिया। और शुरू में यह शांतिपूर्ण था, बाद में हिंसक हो गया। और वह हिंसक आंदोलन यहीं तक सीमित नहीं रहा।
इसमें भी फैल गया। कौन सा कलर ले आए? दैट तरीके रेड ले आओ, खतरनाक। अबे चल रहा है। ये देखिए, इसमें भी फैल गया। ये इतने खतरनाक इलाका है, ये कहां लटका होगा? कहीं लटका होगा ना ये। ना ना, एकदम छोटा नहीं करना है, हमको उसको लटका के ही दिखाना है। अबे चल, अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिसमें बोले हाँ घिर जा, पूरा लीप दे पूरा ले होगा। होगा, ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी, आप बोलेंगे कार्य शुरू, फलाने को मार, मारना शुरू कर दे। रोबोट नहीं आया है, वैसे ये भी आ सकता है, नहीं आ सकता है लव कुश है? बोलेगा कि त्रिपुरा को पूरा रंग से भर दे, भर देगा। मार्च में वैसे भी भर देगा, 8 मार्च को नहीं भरेगा। 8 मार्च को होली भी है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। महिलाएं खेलेंगी नहीं, होली खेले रघुवीरा, खेलेगा। कहां पर? यहां पर मैं बोल रहा हूं। हाँ देखो, 1947 में फिजो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण एक पृथक राज्य के लिए आंदोलन शुरू किया और वह आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन वायलेंस हो गया, हिंसात्मक हो गया, और करते कराते इन 3 राज्यों में भी फैल गया, फैल गया एकदम। इधर तो ये चल रहा था, दूसरी तरफ यहां पे ये प्रोसेस चल रहा था। यहां पे मैं ब्रेक कर रहा हूं, यहां पे किसको ब्रेक कर रहा हूं? ये नागालैंड के इश्यूज को, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरे के पूरे पूर्वोत्तर में सबसे अशांत इलाका कहा जाता है इसको, नागालैंड को। तो फिजो के द्वारा ये मूवमेंट तो चल ही रहा था। दूसरी तरफ जब देश आजाद हुआ तो भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार इन लोगों से पारस्परिक संबंध, यानी इनका कोई संबंध तो था नहीं, यहां के रहने वाले लोगों का, इन राज्यों का यानी असम का पारस्परिक संबंध स्थापित करने में भारत सरकार लग गई। मैंने कल इसीलिए शब्द यूज किया था कि जो 60 का दशक था, यानी 50 से लेकर 60 का वर्ष था, नेशन मेकिंग प्रोसेस का था। देश को बनाने की प्रक्रिया के हम दौर से गुजर रहे थे, राष्ट्र को बनाने की प्रक्रिया के दौर से गुजर रहे थे। और आप लोग हमेशा इस बात को लेकर चलना कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया भी रुकी नहीं है। जब तक देश होता तब तक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है कि कोई कहे कि भारत राष्ट्र बन गया, बना नहीं है, बनने की अभी भी प्रक्रिया निरंतर जारी है, हमेशा। 1950 और 60 का जो वर्ष था भारत के लिए राष्ट्र निर्माण को, यानी नेशन बिल्ड करना था। तो जब हम उस प्रोसेस में लगे तो नई नई चुनौतियां भी आई, और वो प्रमुख चुनौती देखो क्या था। वो प्रमुख चुनौती क्या था? भारत सरकार पारस्परिक संबंध स्थापित करना चाहती थी इनसे, और उसी पारस्परिक संबंध में भारत सरकार ने एक पॉलिसी डिस्क्लोज किया 1960 में, एक नीति की घोषणा की। बताया था सीक्वेंस मत तोड़ना। यहां तक आई बात? नहीं है? अब आप लोग वीडियो देखेंगे तो फायदा कर जाएगा। इन देशों के, इन राज्यों के साथ, इन राज्यों में रहने वाले लोगों के साथ आवश्यक था कि शेष भारत के साथ संबंधों को स्थापित किया जाए। और करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया?
1960 में राजभाषा के रूप में असम भाषा को घोषित कर दिया। किसको? असम, असमिया भाषा। परिणाम क्या हुआ कि यही असम और इस असम के प्रशासनिक क्षेत्र वाले ये सारे राज्य थे। देख रहे हैं आप? मैंने आपसे कहा कि 100 से अधिक आदिवासी समूह, तो भाषाएं भी कई होंगे, और एक भाषा को लाद रहे हैं। विरोध होगा। यहीं से चीजों की शुरुआत हुई है, यहीं से शुरू हुआ है। जब भारत सरकार ने राजभाषा को असमिया भाषा के रूप में घोषित कर दिया कि असम की जो ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज होगी, वो असमिया होगी, तो वहां पे स्कूल में शिक्षा भी उसी भाषा में होगी? नहीं, सरकारी नौकरी भी उसी भाषा में, कारोबार भी उसी भाषा में। खेल यहीं से शुरू हुआ, खेल यहीं से शुरू हुआ, और शुरू होते होते पूरे पूर्वोत्तर में फैल गया। पूरे पूर्वोत्तर, यानी पूरा का पूरा पूर्वोत्तर किसके नियंत्रण में था? यही था ना, असम, इसी के नियंत्रण में था। तो असम की राजभाषा का मतलब यह हुआ कि इनकी भी राजभाषा वही होगी। नतीजा क्या हुआ कि असम के आदिवासी समूहों ने तत्काल रिएक्ट किया, तत्काल विरोध किया। विरोध करने का वजह था, अब इसको पेज को पलट दूं? अच्छा, ये मिट जाएगा? हाँ, फिर दोबारा आएगा नहीं तो? नहीं, जैसे इसको ऐसे नहीं घुमा दिया। अच्छा, हाँ, नोट पे आते हैं। वेरी गुड। पहले एरो पे कर लें। एरो कहाँ है? अच्छा, अब करें। चलिए, इतना आ गया तो मजा ही नहीं आ रहा है, सामने दिख रहा था। अब देखो कहानी यहां से। असम और उसके प्रशासनिक नियंत्रण वाले क्षेत्र, असम और उसके प्रशासनिक नियंत्रण वाले क्षेत्र समझ में आ गया होगा, एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज था। जैसे ही भारत सरकार ने 1960 में राज्य भाषा किसको घोषित किया? इसको। तो इसका मतलब शिक्षा में भी वही भाषा होगी, कारोबार में भी वही भाषा होगी, सरकारी नौकरी के लिए भी वही भाषा होगी? नहीं है। आज आप देखते हैं कि आज भी हमारे देश में नए राज्यों का निर्माण भाषा के ही आधार पर हुआ है, और आगे भी उसी आधार पर होगा। ये समझ लेना। इतनी मतलब भाषा को लेकर लोगों को लगाव है। जब असमिया को राज्य भाषा के रूप में घोषित कर दिया गया, तो इन लोगों को यह लगा कि हमारे जीवन की पहचान हमसे छीनी जा रही है, हमारे जीवन की पहचान छीनी जा रही है। हमारे जीवन की पहचान का मतलब हमारी परंपराएं भी छीनी जाएंगी, हमारी भाषा भी छीनी जाएगी, हमारी संस्कृति भी छीनी जाएगी। पकड़ में आया कुछ है? जब राजभाषा, नहीं लिखूंगा, चल ऊपर। अरे सही है। अच्छा, छोटा कर दिए हम, अब बड़ा हो गया। अरे तो उतना तो सेट मुझको भी आता है। अब मैं सब कर लेता हूं। चल ऊपर।
नहीं, कुछ नहीं। जब असमिया भाषा को राजभाषा घोषित किया गया, सरकारी नौकरी में उसको मैंडेट कर दिया गया, कारोबार में भी लागू कर दिया गया, तो इस असम के अलावा जितने आपको इलाके दिख रहे हैं जो आदिवासी थे, उनको लगा कि अब सरकार हमारे संस्कृति पर हमला कर रही है, हमारा अस्तित्व खतरे पर है। यही वो सोच थी जो उन्हें अलगाववाद की तरफ ले गया। और इस अलगाववाद की तरफ ले जाने में उनकी गरीबी भी, बेरोजगारी भी, भारत सरकार की उदासीनता, प्रभावी नेतृत्व और विदेशी सहायता रही। और करते कराते पूरे पूर्वोत्तर भारत को अपनी आगोश में ले लिया, पकड़ में आ गया। समस्या पकड़ में आई। बढ़े, कुछ पूछना है? पूछो। हिमाचली प्रदेश हंस रही है, पूछो पूछो पूछो। आ गया है पूरा समझ में? आया है? अच्छा, थोड़ा सा कि पूरा? थोड़ा सा आया है, तो जो नहीं आया पूछ लो। अफसोस हो रहा है क्या कि हिमाचल के बारे में नहीं चर्चा कर रहा हूं? वो भी पहाड़ी इलाका है। नहीं ले आए घसीट के? चले, यहीं से शुरुआत हुई। मेन थीम यहीं से है कि जब राजभाषा घोषित किया गया तो आदिवासी समूहों को यह लगने लगा कि अब हमारी संस्कृति खतरे में है, हमारी पहचान। दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपकी पहचान पर कोई अगर उंगली उठा दे, अब कोई ऐसा काम नहीं है जो करने से को रोक सके। इन लोगों को यह लगने लगा, शेष जो आदिवासी समूह है, कि अब हमारी पहचान खतरे में है, हमारी संस्कृति खतरे में है। और ये वही सोच थी जो पूर्वोत्तर को अलगाववाद की ओर अग्रसर कर दिया, जिसमें उनका भी कारण था, वजह था। और नतीजा यह हुआ कि यही अलगाववाद पृथकतावाद के रूप में परिवर्तित हो गई। इतना हुआ। अब इसके बाद देखिए क्या कहानी आ रही है। इसके बाद की कहानी का मतलब कि अब हम इस पे आ जाएं, है ना? पेज पलट दें। पेज पलट रहा हूं। ये असम भाषा, राज्य भाषा, तत्कालिक विरोध, की ओर अग्रसर हो गए। इतना होने के बाद 1960 में जैसे ही यह शुरू हुआ, 1960 में जो पहाड़ी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, इन्होंने एक पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। एक पार्टी बनाई, ऑल पार्टी हिल लीडर कॉन्फ्रेंस। ये एक पार्टी बनाई 1960 में। देखिए ये विरोधी चल रहा है ना? वहीं से विरोध, यानी पूरे के पूरे पूर्वोत्तर भारत में उन क्षेत्रों में विद्रोह की शुरुआत हुई जो असम के प्रशासनिक नियंत्रण वाले क्षेत्र थे, क्योंकि असम की चीजों को इनके ऊपर थोपा जा रहा था, ये इनको लग रहा था। तो जब कई भाषा के बोलने वाले लोग हैं यहां पर, जब कई भाषा के बोलने वाले लोग हैं, तो मैं अगर इस पूरे क्लास की भोजपुरी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दूं तो दूसरा विरोध नहीं करेगा।
विरोध करना स्वाभाविक होगा, विरोध होगा ही होगा। उसको लगा कि हमारी पहचान खतरे में है। और नतीजा ही हुआ कि पहाड़ी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने 1960 में ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कर दी और इन्होंने एक पृथक मेघालय राज्य की मांग की। किसकी? देखो मेघालय आ गया, मेघालय की मांग की। पृथक राज्य के रूप में मेघालय की मांग की। मेघालय, मेघ, आलय, आलय का मतलब आए, मेघ आएगा, आलय का मतलब आएगा। क्या आएगा? मेघ आएगा। कैसे आएगा? लहराते हुए आएगा। आलय का मतलब है ऊंचा स्थान होता है, घर होता है। हाँ, तो हर प्रदेश का नामकरण हुआ। अरुणाचल, सूर्य का उदय। हिमांचल, केवल हिम से। पृथक मेघालय राज्य की मांग की। किसने मांग किया? ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस ने 1960 में बनाई। और एक अलग मेघालय राज्य को बनाने की मांग की। इलेक्शन भी हुआ। 1962 में इलेक्शन हुआ, देखो। और इस 1962 के इलेक्शन में इस पार्टी को बहुमत प्राप्त हो गई, मेजॉरिटी भी हो गई। सोच लो आप, आदिवासियों को विधानसभा में बहुमत हासिल, यानी इस पार्टी को मेजॉरिटी हासिल हो गई विधानसभा में। लेकिन बड़ी घटना कि इस पार्टी ने विधानसभा का बाइकाट कर दिया, यानी असम की विधानसभा को स्वीकार नहीं किया। इसकी सीधे सीधे मांग थी कि मेघालय बनाया जाए। यानी मेघालय को बनाने के लिए इस पार्टी ने आंदोलन की शुरुआत की। और नतीजा यह हुआ कि 1969 में, 1969 में असम राज्य के भीतर मेघालय को बना दिया गया। किंतु देखो, शब्द लिखा हूं, शब्द पे गौर करना आप। इस पार्टी ने मेघालय को बनाने की मांग की और इसी की मांग का नतीजा था कि असम राज्य के भीतर ही मेघालय को बनाने की घोषणा कर दी। शब्द पकड़ में आया कुछ? क्या अर्थ हुआ इसका? असम से पृथक नहीं, उसके भीतर। और 4 मामलों में असम का नियंत्रण बना रहा है। कौन कौन से 4 विषय थे? कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था का मतलब पुलिस, उच्च न्यायालय, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और गवर्नर। ये 4 विषय पर असम का नियंत्रण बना रहा है। और इन 4 विषयों के अलावा अन्य मामले में मेघालय स्वायत्त हो गया। तो अब मेघालय में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी थी? असम की। अब कानून व्यवस्था का मतलब व्यापक, तो मेघालय का मतलब कुछ नहीं। तो बनाए क्यों भाई? सारी की सारी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी तब तो दे दिया असम को तुमने। हाईकोर्ट भी तुमने दे दिया असम को, गवर्नर भी उसी को दे दिया। और गवर्नर का मतलब केंद्र, केंद्र जिसको चाहेगा उसको बनाएगा। फिर विरोध, और उसी के विरोध का परिणाम हुआ कि मेघालय को पुनः राज्य के रूप में बना दिया गया। एक साथ 3 राज्यों को बनाया गया, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। 1972 में 3 राज्य बना दिए गए, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दे दिया गया। बनाने के बाद भी समस्याएं समाप्त नहीं हुई।
ये एक एपिसोड समझ में आया। फिर आप देखेंगे कि 1963 में नागालैंड को भी बना दिया गया, बनाया गया ना, नागालैंड भी बन गया। लेकिन लेकिन नागालैंड भी बना। चलिए, लेकिन असम का जो पूर्वी क्षेत्र है वो दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं दिखाता आप लोगों को, नाम ही नहीं है। ये असम है और असम का यही पूर्वी क्षेत्र होगा ना, ये वाला इलाका, ये असम का पूर्वी क्षेत्र है। तो अच्छा अच्छा, लगा दिया पेन, पेन, ये लगा दिया। ये जो असम का पूर्वी क्षेत्र है और इसका कार्बी वाला इलाका है, कार्बी आंगलोंग बोलते हैं, तो कार्बी ही याद रखो, क्या जरूरत है पूरा। असम का पूर्वी क्षेत्र, असम के पूर्वी क्षेत्र का मतलब ये वाला इलाका हो गया, नहीं? यही ना डायरेक्शन है, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है और ईस्ट है, तो ईस्ट का मतलब ये वाला इलाका। तो असम का पूर्वी क्षेत्र और असम का जो कार्बी वाला इलाका है, यहां पर जातीय संघर्ष और सांप्रदायिक दंगे आज भी होते हैं। दो इलाका बताया मैंने आपको, असम का पूर्वी क्षेत्र और कार्बी वाले क्षेत्र में वर्तमान समय में भी जातीय संघर्ष और सांप्रदायिक संघर्ष होता है। एक दूसरा जो बोडो क्षेत्र है, बोडो कहां पे है? बोडोलैंड सुना है? कहां पे है? असम में है, नागालैंड में है, अरुणाचल प्रदेश में है, त्रिपुरा में है, मणिपुर में है, कहां है? असम में। कौन सा इलाका है? अरे ज्योग्राफी में तो जनजातियां पढ़ाए होंगे, गारो, खासी, जयंतिया बोर्ड पढ़ाए होंगे ना, तो बताओ ना कौन सा इलाका है? हाँ? बोडो कहां है? मेघालय में। देख रहे हैं, पढ़ाए है ना? नहीं, सब भूल गए लोग। एक जगह पढ़ो, हर जगह इस्तेमाल करो ना आप लोग। ज्योग्राफी को ज्योग्राफी तक हिम्मत रखिए, देखिए जरूरत पड़ गई, ले आइए उसको। बोडो इलाके में आज भी गारो जनजातियों का विद्रोह जारी है। सोच लो, आज भी जारी है बोडो इलाके में। और जो मणिपुर है, कहां है मणिपुर? ये ना, इस मणिपुर में आज भी गैर मणिपुरियों के खिलाफ लगातार संघर्ष होता है। यानी इस मणिपुर में जो बाहर के लोग आके बसे हैं, उन लोगों के विरुद्ध न केवल अविश्वास है बल्कि हिंसात्मक कार्रवाई भी होती है, मणिपुरी लोग करते हैं। मिजोरम में आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच लड़ाई है। कहने का अर्थ मेरा कि इतना सब होने के बाद भी पूर्वोत्तर की समस्या ज्यों की त्यों है। अब उनमें से सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है मैं आपको ला रहा हूं, लाया जाए, उठाएं एक। अब एक अलग राज्य हमको दीजिए, नागालैंड को दिखाता हूं आप लोगों को, नागालैंड को वहीं बताऊंगा, उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे। नागालैंड, है तो ठीक है। नागालैंड कुछ उसमें
आप लोग अच्छा निकाल के ट्रांसफर कर दो। हाँ नहीं, अगर कीड़ा काट रहा होगा ना तो भेज दो, कि इससे अच्छा हम निकाल सकते हैं। नागालैंड, नागालैंड आ जा। नागालैंड का कौन सा, 1 मिनट, कौन सा लिया जाए? कोई भी खोल दीजिए, कोई भी खोल दीजिए, हमको इतनी जानकारी नहीं है, बस देखना चाहिए। हाँ कोई भी खोल दीजिए, बस 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 बस। अरे ऊपर घुस गया। हाँ बस, इतने में लिखने के लिए भी मिल जाएगा ना। देखो ये है नागालैंड। चला जाए क्या, यहीं पे बैठ जाए आदमी और यहीं पे बैठ के मारे, पट पट मारे। बहुत सही जगह है। नहीं, अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप लोगों को मालूम है। ये वो इलाका है, समझ लो, फिर ना मिलूंगा दोबारा। हाँ, गाते रहना, कभी अलविदा ना कहना। ये इलाका नागा आदिवासियों का है, ट्राइब्स हैं। नागाओं को देखा है? नहीं देखे हैं? हमने बाबा को, मुल्ला को नहीं पूछा, हमने पूछा कि नागाओं को देखा है? कहो कि हां देखा है, मूर्ख कहीं के। बिना नागाओं के शाही स्नान नहीं होती हमारे प्रयागराज में, महाकुंभ में। सोच लो। अरे भाई साहब, ये समझ लो, हल्का सा मजा लिए कि लेटा देंगे सब। कभी कभी संकेत में भी पढ़ा सकता हूं। सही बता रहा हूं, संकेत में भी पढ़ा सकता हूं। ये वो नागावादी आदिवासी हैं। ये कहां पर पाए जाते हैं? तो जो पूर्वी हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र है। अब हिमालय नहीं ला सकता, पूर्वी हिमालय का जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र है जिसकी सीमा म्यांमार से भी मिलती है। सेट करो, इसलिए मैं बता रहा हूं, म्यांमार से भी सीमा मिलती है। वो है नहीं, तुम्हें दिखाता। सीमा मिलती है। केवल म्यांमार से नहीं, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है। म्यांमार पड़ता है, समझौता पड़ता होगा। भूटान नहीं, केवल एक ही से पड़ता है, केवल म्यांमार से पड़ता है। म्यांमार से पड़ता है, म्यांमार की सीमा यहां से पड़ती है। और इनकी संख्या यहां पे बहुल में है, बहुल संख्या है। अंग्रेजों की पॉलिसी लाके रख दो यहां पर, सेट हो गया। अंग्रेजों ने जो इनके प्रति नीतियां अपनाई, अब लिखने की कोई जरूरत? पकड़ में आया कुछ? क्या नीति अपनाई होगी? है हस्तक्षेप की नीति। उद्देश्य क्या था इनका? विश्वास जीतना और राष्ट्रवाद से अलग थलग कर देना। तो जाहिर सी बात है कि यहां के लोगों का भी भारत के साथ कोई जुड़ाव होगा नहीं, होगा। नतीजा यह हुआ कि 1947 में पृथक राज्य के, देखो कैसे चीजें, ये पृथक राज्य कैसे होमलैंड के रूप में आगे बढ़ रहा है। 1947 में
ठीक स्वतंत्रता से पहले इसके द्वारा पृथक राज्य के रूप में आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन किया, लिखता है कि यह शांतिपूर्ण था, लेकिन देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। हिंसा में परिवर्तित हो गई। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में भी फैल गया। ये तो उस वक्त भी मैंने बताया था। उन्नीस 1946 में एक पार्टी इन लोगों ने बनाई, 1946 में, जिसका नाम राष्ट्रीय नागा समिति रखा। इस पार्टी का नाम रखा राष्ट्रीय नागा समिति, एक राजनीतिक दल के रूप में बनाया। इस राष्ट्रीय नागा समिति का उद्देश्य क्या था? क्या हुआ? जाना है कहीं? हाँ, तो क्या देख रहे थे बताओ? हाँ, क्या उस पे देख रहे थे? कलाई देख रहे थे? हाँ, अच्छा अच्छा, तो एक दो जगह और चिपका लो। हाँ, यहाँ पे भी चिपकाया जाता है। आजकल टैटू बनवाते हैं सब ना। ऐसा टैटू बनवाओ जो मरने के बाद भी ना छोड़े, पीछा ही ना छोड़े। क्या शौक है, एक से एक शौक। पता नहीं कहाँ कहाँ टैटू बनवाते हैं सब। कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। मरने के बाद जरूर दिखेगा। जो पूरे समाज ने ना देखा होगा, मरने के बाद पूरा देश देखेगा, क्योंकि मरने के बाद नहलाएंगे जरूर। नहीं तो दिखेगा पक्का। सुनते हैं बहुत पैसा लगता है, महंगा होता है। कभी करवाया है? कोशिश करना एक दो बार। सुनते हैं बड़ा मीठा दर्द होता है। आए, विराट कोहली को देखते हो? मतलब बताइए, आप हमारे देश के हीरो हैं, स्पोर्ट्स हैं, लेकिन इतने जाहिल हैं सब, लिपवाए पुतारे। क्या आपको देश का नौजवान फॉलो करता है, आप कोई ऐसा कार्य न करें जिससे नौजवान गलत रास्ते पे पहुंचे। मैं चाहते हुए भी आप लोगों के सामने सिगरेट नहीं पी सकता। हमें मालूम है कि आप फॉलो करते हैं, अच्छी चीजों को भी फॉलो करते हैं, बुरी चीजों को भी फॉलो करते हैं। कल 19 साल के बाद मैं ऑप्शनल पढ़ा रहा था, इन लोगों से पूछिए, फोन आ रहा था ना, लगातार फोन आ रहा था। अब पढ़ाने के बाद उससे बातचीत हुई मेरी, 19 साल के बाद उसका फोन आया था। 19 साल पहले पढ़ा था वो, और रहता कहां है? बुरारी में। पुराने नोट्स पे नंबर लिखा हुआ था, कहीं देखा होगा फोटो सोटो कि यहां पे पढ़ा रहा हूं। कहा सर मैं, आप मेरे मतलब आइडियल थे। हम के उतने ही उम्र में आइडियल बना लिए थे। उस वक्त मैं कम एज का था और कंपटीशन भी देता था, तो मैं पीला उला था, एकदम पीले कलर का था। कहीं निकलना उकलना था नहीं, कमरे में रहते थे तो रंग वैसे पीला हो जाता था। छात्रावास में रहता था, हॉस्टल में। ग्रुप निकलता था, लेते भी थे। कोई चोरी तो कर नहीं रहा हूं या डकैती तो डाल नहीं रहा हूं किसी को, अपनी मर्जी। पढ़ाने के बाद चलता था, एक क्लास के बाद चलता था, एक क्लास के बाद फिर ऐसे चलता था। अब वो हमको हॉस्टल में जब ग्रुप के साथ हम निकलते थे तो देखा करता था, तो उसके जहन में ये बात आई कि सिगरेट अच्छी चीज है, इसलिए सर पीते हैं। वो भी शुरू कर दिया। कल की बात मैं बता रहा हूं, वो भी शुरू कर दिया। फिर क्या देखा, हम लोगों के लॉबी में कुछ टीचर्स थे
जो पीते भी थे उनको भी देखा, दिमाग में आया। उसके शब्द में बता रहा हूं कि शराब का मतलब अच्छे लोग पीते हैं, टीचर पीते हैं। फॉलो करने लगा, नतीजा हुआ कि एडिक्ट हो गया। पैसे वाली फैमिली से। भूमियार हमारे वहां होते हैं, भूमियार जानते हो आप लोग? राय लिखा जाता है। बहुत शार्प हिंदुस्तान में जाति मानी जाती है। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों के क्रॉस होते हैं ये, इसलिए बहुत शार्प होते हैं। शराब भी पीने लगा। उसी दौरान मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था। होता है ना, कुछ बदलना होता है, तो दिखा होगा, किसी ने बताया होगा, देखा तो मैं कुछ बोला हूं उस पर। एक दो लोगों को और देखा तो इसको लगा कि अब मैं करूंगा सिविल सर्विसेज की तैयारी। अब पहुंच आया बुरारी, पढ़ रहा है। उसका यह कहना कि अगर सिलेक्शन हो गया तब आपसे मुलाकात होगी, नहीं होगा नहीं मिलूंगा। कल 10-15 बार फोन किया, लगातार फोन कर रहा था, मैं काटे जा रहा था। तो जो समाज को दिशा दे रहा है, तब ये बातें दिमाग में स्ट्राइक की कि सही बात है कि बच्चे अगर हमारी अच्छी चीजों को फॉलो करते हैं तो बुरी चीजों को भी फॉलो करते होंगे। तो बुरी चीजों उनके सामने न की जाए। क्योंकि मैं कोई देवता नहीं हूं, और इस बात को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं कि मेरे अंदर भी कमियां हैं, लेकिन उन कमी को आप ना लो, अच्छी चीजों को फॉलो कर लो। तो जो मॉडल हैं हमारे समाज के, हमारे देश के, जब वो ऐसी हरकतें करेंगे तो जिसके पास उतनी मस्तिष्क नहीं है, सोचने की सलाहियत नहीं, वो भी फॉलो करता है। इसलिए मैं विरोध करता हूं। अक्षय कुमार का भी विरोध करता हूं, अजय देवगन का भी विरोध करता हूं, सलमान खान का भी विरोध करता हूं। जितने इस प्रकार के हीरो हों उन सारे के सारे लोगों का विरोध करता हूं जो ऐसे ऐसे उत्पादों का प्रचार करते हैं जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। नौजवान फॉलो करता है इस चीज को, लेकिन बाजार है, अपने इस इमेज का नाजायज फायदा उठाया जाता है। तो वो हमारे आदर्श कतई नहीं हो सकते। हम आदर्श उसको बना सकते हैं कि जब आया तो कुछ लेके आया, नहीं तो जब जाएगा भी तो कुछ लेकर नहीं जाएगा। कलाम हमारे आदर्श हो सकते हैं। आए थे भी तो मुट्ठी बांध कर आए थे, क्या क्या दिया होगा वो जाने, और जिसके मुट्ठी बंधे होंगे वो जाने। लेकिन जब जाता है तो वो भी दिखा के दे जाता है कि देखो हम कुछ लेकर नहीं जा रहे। वो हमारे आदर्श हो सकते हैं। विवेकानंद हो सकते हैं, शहीद आजम हो सकते हैं। हम लगते हैं नचनिया को अपना आदर्श बनाने, बजाने वाले को आदर्श बना ले रहे हैं। अच्छे लोगों को बनाओगे तो अच्छी चीजें आएंगी। कोशिश करो आप लोग। राष्ट्रीय नागा समिति का गठन हुआ एक राजनीतिक दल के रूप में। इसका उद्देश्य क्या था कि जब भारत आजाद हो जाएगा, जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा, तो भारत सरकार के साथ बातचीत करके अपना संबंध हम निर्धारित करेंगे। यह इसका थीम था। यानी स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के साथ क्या करना था, इसको बातचीत करना था, और बातचीत करके अपना स्टेटस क्लियर करना था, यानी अपने संबंध को निर्धारित करना था। इसी उद्देश्य के लिए यह बनाया गया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के साथ बातचीत और संबंध निर्धारित करना चाहता था। पीला है, सफेद पे दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल देता हूं। इस राष्ट्रीय नागा समिति का उद्देश्य क्या था कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो फिर हम भारत सरकार के साथ क्या करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, बातचीत करेंगे, और बातचीत के द्वारा हम अपना संबंध निर्धारित करेंगे। इसी उद्देश्य के लिए यह समिति बनाई गई थी।